तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, फाई ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस के। इट मीन्स इक्वेशन 2 से फाई ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस के, और यहाँ जो जेड की वैल्यूज है वो हमने पुट करी है बी और ए। मतलब अगर हम यहाँ बी पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू बी में चेंज हो जाएगी, यहाँ हम ए पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू ए में चेंज हो जाएगी। क्लियर, नोट करो यहाँ तक। एक बार नोट कर दोबारा समझा दूंगी इसे। पहले जो कल हमने स्टेटमेंट लिखा था ना, उसका ये प्रूफ है, तो एक बार इसे नोट कर लो, फिर मैं इसको आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, नोट करो इसे। नोट करो इसे, फिर मैं इसको दोबारा से समझाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो छोटी सी कट चुकी है आपकी, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगी इसे। वीडियो काट के साथ में नोट करो इसे, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि ये मैंने क्या नोट करा है। दोबारा आपको देखो, कल हमने नोट की थी थ्योरम। क्या नोट की थी? थ्योरम नोट की थी, उसका स्टेटमेंट हमने नोट कर लिया। आज हम उसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे कि उसका प्रूफ क्या है। तो हमने जो हमारे पास कल एक डायग्राम था, उस डायग्राम को हमने यूज किया। हमारे पास वन पॉइंट है जेड नॉट और सेकंड पॉइंट है जेड। मींस जेड नॉट पॉइंट से हम जेड की साइड मूव करेंगे एंड आफ्टर दैट जेड नॉट से हम मूव करेंगे जेड की साइड टू कर्व से, एक C1 कर्व एक C2 कर्व। और हमने कल की क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारा जेड नॉट पॉइंट है ये किसी भी कर्व के अकॉर्डिंग मूव करे, वो उस पाथ को डिपेंड नहीं होगा, उस पाथ पर क्या करेगा? डिपेंड नहीं करेगा। इट मींस, और इन दोनों के बीच में मैंने एक पॉइंट लिया है T, तो f ऑफ t dt, ये लाइन आपको इस थ्योरम के लिए याद करनी है। इसके बाद की कोई भी लाइंस आपको याद नहीं करनी, रिमेंबर सिर्फ आपको ये लाइन, ओके, इसको याद रखना। तो f ऑफ t dt और f ऑफ z इक्वल टू जेड नॉट से z, तो हमारी जो लोअर लिमिट है वो जेड नॉट है और अपर लिमिट है जेड। तो हम जेड नॉट से जेड में मूव करेंगे, तो f ऑफ z इक्वल टू एफ टी dt। आफ्टर दैट कल लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 1 स्टडी की थी, उसमें जो हमारा फाई ऑफ जेड था वो क्या था? इंडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z। अब देखो आगे, जो ये इंडिफाइनाइट इंटीग्रल है ये क्या है? व्हाट इज इंडिफाइनाइट इंटीग्रल? व्हेन
we not use upper and lower limit of the integral, then we call it its indefinite integral. क्लियर? तो ये है जब हम उसकी लिमिट्स को यूज नहीं करेंगे तो हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट यूज करना होगा, बिकॉज उसे हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है, एक फाइनाइट इंटीग्रल में। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है, 2dx का इंटीग्रेशन करना है और इसकी हमने लिमिट यूज नहीं करी। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट हम हमेशा यूज करते हैं जो है 2x प्लस का c। तो देन बाय थ्योरम फर्स्ट, इफ phi of z is indefinite integral of f of z, then phi of z equal to f of z plus k। तो क्या किया हमने, ये phi of z क्या है, इंडिफाइनाइट इंटीग्रल है, तो इसको हमने किसमें चेंज करा, इंडिफाइनाइट में। तो क्या हो गया, phi of z इक्वल टू f of z प्लस का k। अगर इसमें मैं एक कांस्टेंट k को ऐड कर दूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंडिफाइनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो z की वैल्यूज है ये हमने स्टेटमेंट से देखा कि इस z की जो लिमिट है वो b और a है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने b पुट किया z के प्लेस पर, आफ्टर दैट मैंने z को रिप्लेस किया है a। तो इस इक्वेशन में जहां भी z है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, b में और a में। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो दोबारा कर लो। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ही है हमारा, इट मींस वो उसके जो अकॉर्डिंग कर्व है उस कर्व पर डिपेंड नहीं करता, उस कर्व के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। इट मींस जो हमारी थ्योरम है उसको क्या हो जाएगी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंडिफाइनाइट इंटीग्रल फाई ऑफ जेड में। जो फाई ऑफ जेड की वैल्यू होगी वो होगी एफ ऑफ जेड प्लस ए के इक्वल। तो स्टेटमेंट में जो जेड है वो बी और ए पे डिपेंड है, तो हमने क्या किया, वन टाइम इसको रिप्लेस किया है बी से एंड सेकेंड टाइम हमने इसको रिप्लेस किया है ए से। ओके, तो B और A पुट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्लास में इसमें हम क्या चेंज करेंगे, देखो फाई ऑफ B में से मुझे माइनस करना है ये। अब ये हमने किस तरह से माइनस किया है, स्टेटमेंट को देखकर इसको हमने क्या किया कि फाई ऑफ बी में से फाई ऑफ ए की वैल्यू माइनस करना। तो क्या होगा, एफ ऑफ बी प्लस के माइनस का एफ ऑफ ए माइनस का के। तो के से के क्या हो गया, कैंसिल। इट मींस फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए। इक्वेशन नंबर 3 कुछ नहीं किया। ओके, अब देखो आगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ टी डी। तो इसे भी हमें किसमें कन्वर्ट करना है, जेड को बी में और ए में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली वी विल पुट z into b। तो जो z को हमने रिप्लेस किया है b से, तो इस इक्वेशन में जहां भी z है उसको आप रिप्लेस कर दोगे b से। तो z नॉट से z है, z को हमने b में चेंज किया ft dt। नेक्स्ट इसी तरह से हम अब रिप्लेस करेंगे a से, तो z नॉट टू a f of t। अब इक्वेशन थर्ड को देखो क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मतलब इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन हमें माइनस करनी है। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू जेड नॉट टू बी एफ ऑफ टी डी टी माइनस का जेड नॉट टू ए एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू जेड नॉट टू बी एफ ऑफ टी डी टी, दिस वन। अगर
इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट है z नॉट, अपर लिमिट है a। अगर हम इस दोनों लिमिट्स को इंटरचेंज करें तो ये जो आगे माइनस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो प्लस अपर लिमिट हो जाएगी लोअर लिमिट और लोअर लिमिट हो जाएगी अपर लिमिट। ओके, नेक्स्ट एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू, ये z नॉट से b है और ये a से z नॉट है, मतलब सेम फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिसकी लोअर लिमिट z नॉट और अपर लिमिट z नॉट है। तो अपर लिमिट तो ऐसे ही पुट हो जाएगी और जब हम लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस साइन आता है, तो वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रल की कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है तो वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ होगा a से b f ऑफ t dt। क्लियर? तो यहाँ हमने दो प्रॉपर्टी यूज करी है इंटीग्रल की और इसमें अप्लाई की है। नोट करो इसे। तो देखो दोबारा समझाती हूँ मैं इसको आपको, दोबारा देखो, इसे रिपीट करेंगे हम इसे दोबारा। तो इक्वेशन 1 को हमने नोट किया और उसको भी हम किसमें रिप्लेस करेंगे, b में और a में। जहां z है उसको हमने रिप्लेस कर दिया b में और 1 टाइम a में। तो z नॉट टू b, ये जो z है ये चेंज हो गया b में। अभी जब हमने a पुट किया है तो z नॉट चेंज हो गया a में। अब इक्वेशन 3 को हमने नोट किया और इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, f ऑफ b में से f ऑफ a को माइनस करना है। तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a दोनों की वैल्यूज पुट करें। आफ्टर दैट हमने इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज यूज की है। अगर इसके लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो जो ये आगे साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में। तो जब हमने a को लोअर लिमिट और z नॉट को अपर लिमिट में चेंज किया तो ये माइनस हो गया प्लस में। लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम है दो इंटीग्रल की तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगेन हमारे पास ये कंडीशन है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप देखो इसका। f of b minus f of a इक्वल a से b f of z, जो ये t
z निकालना है। और स्टार्टिंग में हमने t इसलिए लेट किया था कि जो ये लिमिट है इससे आप कंफ्यूज ना हो, क्लियर ना। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ये किसके इक्वल होता है, 5b माइनस 5a के, तो 5b माइनस 5a इक्वल टू a टू b f ऑफ z dz। और यही हमें प्रूव करना है, तो हमारी थ्योरम हो गई प्रूव। नोट कर लो इसे। करो नोट इसे, और इसी के साथ आपकी ये थ्योरम भी कंप्लीट। तो देखो ये दो थ्योरम आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक थ्योरम आपकी रिमेन है, वो है 7.8.3 नंबर की। वो थ्योरम आप बुक में से कर लें, क्लियर। 7.8.3 नंबर की थ्योरम आपको बुक में से सॉल्व करनी है। सेम इसी तरह की है, लिमिट चेंज करने वाली, जिस तरह से मैंने ये वाली थ्योरम कंप्लीट करवाई आपको, क्लियर। अब हम करेंगे इसका एग्जाम्पल। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल लिखो, नोट करो। इवैल्यूएट द इंटीग्रल, और वो है 0 से 1 प्लस आयोटा z स्क्वायर dz। तो पहले मैं इसको नोट कर दूं, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी, ठीक है। तो पहले आप सिर्फ नोट कर लेना, लेट f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर, ऑब्वियसली f of z is analytic function, is analytic function for all values, for all values of z, therefore along the curve joining two fixed points, will be the same, whatever be the path, we have to integrate f of z
fixed point 0, 0 and 1, 1. 4 convenience. We choose the path of integration joining these points as a curve, made up of नोट करो, फिर हम इसका डायग्राम और इसके 2 पॉइंट्स और इसे समझेंगे कि ये हमने क्या नोट किया है इस क्वेश्चन में। पहले से नोट कर लो आप। देखो अब इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है z² d ऑफ z, और वैसे इंटीग्रेशन होता है f ऑफ z dz का। मींस जो f ऑफ z की वैल्यू है वो क्या है, z²। ये किसकी वैल्यू है, f ऑफ z। ऑब्वियसली f ऑफ z इज एनालिटिक फंक्शन। थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग वो उस जो डोमेन है उसके इनसाइड और उसके आउटसाइड क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। इस एनालिटिक फंक्शन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ z, therefore along the curve joining two fixed point will be the same, means जो उसका पाथ है, जो उसका पथ है वो क्या है, डिपेंड नहीं करेगा इंटीग्रेशन उनके अपॉन में, क्योंकि हम इक्वेशन फर्स्ट में ये स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी कर्व के अकॉर्डिंग वो मूव करे वो कभी भी उस पाथ पर डिपेंड नहीं होगा। अदरवाइज वो किस पर डिपेंड करेगा, उन फिक्स्ड पॉइंट्स पर। एक फिक्स्ड पॉइंट पर, एक हमने जो उस पर पॉइंट को रीच करना है। बी द पाथ वी हैव टू इंटीग्रेट एफ ऑफ जेड बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। हमें क्या करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है किस फिक्स्ड पॉइंट से, 0, 0 इंटू 1, 1। अब ये 0, 0, 1, 1 कहाँ से हमने इससे कहाँ से नोट किए हैं, तो देखो जो इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है उन्हें हमें किसके इक्वल करना है, x प्लस आयोटा y के इक्वल पुट करो और वहां से हमारे पास ये पॉइंट्स आएंगे। क्लियर, क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इसके इक्वल पुट करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लोअर लिमिट को करते हैं, क्या वैल्यू है, 0।
क्या मैं इसको 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों? अभी भी इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 0। तो रियल पार्ट की रियल पार्ट से कंपैरिजन और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से कंपैरिजन, इट मींस जो x है रियल पार्ट उसकी वैल्यू भी 0 और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू भी क्या है? 0। तो जो इसका फिक्स पॉइंट है वो क्या हो गया? 0,0। इट मींस जो लोअर लिमिट होगी उससे जो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास वो क्या है? 0,0। नेक्स्ट पॉइंट है 1,1 एंड अपर लिमिट को हम किससे कंपैरिजन करेंगे? x प्लस आयोटा y से। क्या है? 1 प्लस आयोटा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपैरिजन किया तो x की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। आयोटा किससे मल्टीप्लाई है? 1 से। यहाँ आयोटा मल्टीप्लाई है y से, मतलब इसकी जो वैल्यू है अपर लिमिट की वो क्या है? 1 एंड 1। For convenience we choose the path of integration joining these points as a curve made up of. क्लियर? तो इतना हमने करा, अब आगे देखेंगे हम इसको। देखो अब आगे कर्व ड्राइंग करो, पहले समझाऊंगी किस तरह से बनाया है। फर्स्ट पॉइंट, पार्ट ऑफ द रियल एक्सिस, part of the real axis from 0, 0 to the point 1, 0. On this line z equal to x, dz equal to dx and x from 0 to 1, from 0 to 1. B part is, this is followed by a line parallel to the imaginary axis from the point 1, 0 to the point 1, 1. On this line z equal to 1 plus iota y and dz equal to iota dy. नोट करो, फिर समझेंगे हम इसे।
देखो समझो इसे पहले, फिर नोट कर लेना बाद में। यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स और वाई एक्सिस है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है वो एक्स वाई प्लेन में होता है। एक्स इज रियल पार्ट एंड वाई आल्सो इज हमारा इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? जो इसका सेंटर पॉइंट है, इट्स कोऑर्डिनेट्स इज 0,0 एंड लिमिट इज बाय ओ। क्लियर? आफ्टर दैट हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है 0,0 और सेकेंड पॉइंट इज 1,1। इट मीन्स 0,0 is center point and we can draw 1,1 in this xy plane and this point is B point. ओके, तो 1,1 x जो इसकी डिस्टेंस है x एक्सिस के अकॉर्डिंग वो है 1 एंड y एक्सिस के अलोंग भी इसकी डिस्टेंस है 1। क्लियर? तो ये डायग्राम हमारा नोट हो गया। अब इसमें पहला पार्ट हम रियल एक्सिस के बारे में नोट करेंगे। रियल एक्सिस कौन सा होता है? जो एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। एक्स एक्सिस पे मूव करेगा तो वो कहां से करेगा? सेंटर पॉइंट से करेगा। और कहां तक? इस पॉइंट तक। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो जब हम इसको हम एक्स एक्सिस से क्या करेंगे? टच करेंगे। क्या कर रहे हैं हम? इस बी पॉइंट को ए पॉइंट से टच कर रहे हैं। तो जो एक्स की डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 है। और एक्स एक्सिस पर वाई कितना होता है? 0। ये आप लोगों ने 7th 8th क्लास में ही सीख लिया होगा। क्लियर? तो यहाँ जो हमारे पॉइंट हो गए रियल एक्सिस पर, वो हो गया सेंटर पॉइंट 0,0 और एक्स एक्सिस पर वाई होता है 0 और एक्स की वैल्यू है 1। तो सेकंड पॉइंट इज 1,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कंपेयर करेंगे अगेन x प्लस आयोटा y से। क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y से। अब जो z की वैल्यू है, इसमें y की वैल्यू क्या है? यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। मतलब जो वैल्यू सेम रहती है उस वैल्यू को पुट कर दो। तो सेम वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है, y की वैल्यू है 0। मतलब z इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? x। और dz इक्वल टू, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? dz इक्वल टू dx। और x की जो लिमिट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, कहां तक होगी? 1 तक। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसकी इमेजिनरी एक्सिस की। इमेजिनरी एक्सिस में ये मूव करेगा 1,0, मतलब y एक्सिस के पैरेलल। और y एक्सिस की हम कहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे? इस पैरेलल लाइन से। तो यहाँ ये 1,0 से मूव करेगा AB के अकॉर्डिंग, मींस 1,0 से 1,1, 1,0 टू द पॉइंट 1,1 ऑन दिस लाइन। अब इस लाइन पे जो x की वैल्यू है वो क्या है? सेम है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। इट मींस अब हम इसे कंपेयर करेंगे और यहाँ से जो x की वैल्यू सेम है उसे पुट कर दो। तो z इक्वल टू x की वैल्यू 1 प्लस आयोटा 1। तो z इक्वल टू हो गया 1 प्लस आयोटा y। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz 1 का होता है 0, आयोटा एज इट इज, और y का हो गया dy। कल हम इसका मैथमेटिकल पार्ट प्रूव करेंगे। नोट नहीं किया हो तो नोट कर लो इसे। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चंस में ये फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके मैथमेटिकल पार्ट में लिमिट पुट करके। आज की क्लास में आपका यहीं तक।